जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है? ठीक, ओके। तो मुझे बताइए कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने जो लास्ट क्लास थी वो कहाँ पर ख़त्म की थी? जहाँ तक मुझे याद है हम लोग अहद वस्ता को कवर कर रहे थे। अहद वस्ता हिंद आर्याई, यही बात थी अहद वस्ता हिंद आर्याई की, जिसमें हम लोग उसका दूसरा दौर शुरू करने वाले थे, जो शुरू होता है 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। यस और नो? दूसरा दौर शुरू होता है 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। यही बात थी, यहीं तक लिखा था हम लोगों ने। बताएं बच्चों आप लोग। ठीक, ओके। तो मुझे बताइए, जो पहली प्राकृत थी, जब वो अदब का रूप लेती है, या पहली प्राकृत जब अदब में शुमार होती है, तो वो कौन सी जबान बनती है, या उसे कौन सी जबान कहते हैं? जब पहली प्राकृत अदब का रूप लेती है तो उसे कौन सी कहते हैं? पाली कहते हैं, बिल्कुल। और पाली जबान को किसने फरोग दिया है? पाली जबान को किसने फरोग दिया है? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, शाबाश शेख ने बताया है, गौतम बुद्ध ने। और दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है? दूसरा गौतम बुद्ध किसे कहा जाता है? दूसरा गौतम बुद्ध किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक ने कौन सी जंग लड़ी थी? अशोक ने कौन सी जंग लड़ी थी? बताइए आप लोग, अशोक ने कौन सी जंग लड़ी थी? बिल्कुल, किसकी लड़ी थी? कलिंग की लड़ी थी। वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से आगे जो है वो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो जो दूसरी प्राकृत है, जब गौतम बुद्ध ने अपने धर्म, अपने मजहब को प्रचार के लिए या अपने मजहब की तबलीग के लिए प्राकृत को अपनाया और उसका अदबी रूप बना पाली। और जब ये जबान अलग अलग इलाकों में बढ़ती गई, अलग अलग इलाकों में फैलती गई, तो ये क्या हो गई? एक इलाकाई जबान जो है वो बन के सामने आई। कौन सी? दूसरे दौर की प्राकृत जबान। और इसे कितने इलाकाओं में बांटा गया? कितने इलाकों में बांटा? वो बांटा है 5 इलाकों में, जिसमें पहला आता है हमारा महाराष्ट्र। यानी कि जो प्राकृत महाराष्ट्र के इलाके में बोली गई उसे हम लोगों ने कहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपको पता है कहाँ पर आता है? ये आता है हमारा जनूबी हिंदुस्तान में। अगर इलाके का मतलब पूछे तो बता दीजिएगा, जनूबी हिंदुस्तान। जनूब का मतलब होता है साउथ, यानी कि
दक्षिण में। ठीक, दक्षिण भारत की जो इलाकाई जबान बनी प्राकृत, उसे हम लोगों ने बोला महाराष्ट्र। इसके बाद जो दूसरा इलाका तय किया गया वो बोला गया शूरसेनी। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस पे डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, शूरसेनी पे, क्योंकि यहीं से उर्दू निकलती है। और ये जो शूरसेनी है, इसका जो इलाका बताया गया वो बताया गया मथुरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शूरसेनी का इलाका कौन सा था, तो मथुरा। या मथुरा में कौन सी जबान बोली गई, तो बोली गई शूरसेनी। इसके बाद जो तीसरा इलाका तय किया गया वो किया गया मगध का, जिसे हम लोग कहते हैं मगधी। और ये जो मगध है, ये कह सकते हैं मगधी है, ये हमारा पड़ता है बिहार के पास। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं बिहार। और बिहार में भी कौन सा हिस्सा, साउथ बिहार का, यानी कि जनूब बिहार के इलाके में जो बोली गई उसे हम लोगों ने कहा मगधी। इसके बाद चौथा ये आया हमारा अर्ध मागधी। अर्ध मागधी, अर्ध मागधी थी हमारा मशरकी यूपी में। मशरकी यूपी, मशरकी यूपी आप लोगों को पता है, ये जो ईस्टर्न यूपी होता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध मध्य। इसके बाद पांचवा इलाका आता है जो लास्ट होता है, उसे बोलते हैं पी शाहजी। पी शाहजी, और ये कौन सा होता है, पंजाब और कश्मीर का इलाका। पंजाब और कश्मीरी का इलाका जो होता है वो होता है पिशाची। ये क्या है, जो प्राकृत थी उसने अलग अलग रूप ले लिए जब गौतम बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए इस जबान को इस्तेमाल किया। ये पांच इलाके हैं दूसरे दौर में। ठीक है, दूसरे दौर में। और इसी दौर को हम लोगों ने क्या माना है, दूसरा प्राकृत माना है। एक बच्चा कह रहा है सर आवाज कट रही है। अगर बेटा आवाज कट रही है तो एक बार एग्जिट होके वापस आ जाइए। ठीक है, आवाज नहीं कटेगी। आपके यहाँ का नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरे यहाँ से सारी चीजें जो है वो क्लियर है। ठीक है, और जब हमने पढ़ा था कि जब पहली प्राकृत में वो अदब का रूप ले लेती है तो पाली कहते हैं, और जैसे ही वो पाली का रूप लेती है तो ठीक उसी समय दूसरी प्राकृत को हम लोग अदबी प्राकृत कहते हैं। ठीक है, अदबी प्राकृत यानी कि अब इसमें क्या लिखी गई है, तसनीफें लिखी गई हैं, इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसलिए दूसरे दौर की प्राकृत को हम लोग अदबी प्राकृत भी कहते हैं। और अदबी प्राकृत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किताबें लिखी गई, तसनीफ लिखी गई, और वही तसनीफ जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो बोली जाने लगी या पढ़ी जाने लगी, जिसमें महाराष्ट्री, शूरसैनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची, इन पांचों जबान में या इन पांच की जो इलाकाई जबान थी उसमें जो सबसे मशहूर हुई वो हुई हमारी शूरसैनी। क्या हुई, शूरसैनी, जो आगे चल के अपडेट हुई या कह सकते हैं इसमें तब्दीली हुई। और यही शूरसैनी आगे चल के तीसरी प्राकृत कहलाई, तीसरी प्राकृत। और जैसे ही ये तीसरी प्राकृत कहलाई शूरसैनी, तुरंत इसका एक नाम आ गया, तुरंत इसे एक लोगों ने क्या कर दिया, उससे रिलेट कर दिया, और वो बना हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है। तो तीसरा जो दौर है या तीसरी प्राकृत का जो दौर है वो हमारा कहलाता है अपभ्रंश का दौर। किसका, अपभ्रंश का दौर। और अपभ्रंश के मायने क्या होते हैं, अपभ्रंश के मायने होते हैं बिगड़ी हुई जबान।
अभ्रंश के माने होते हैं बिगड़ी हुई जबान। अब ये बिगड़ी हुई जबान क्यों कहलाई, ये भी बात जरूरी है। जो हमारी प्राकृत थी, पहली पहली प्राकृत हुई जिसे हम लोगों ने इब्तदाई प्राकृत कहा। उसके बाद वो दूसरी प्राकृत कहलाई जिसे हमने अदबी प्राकृत कही। उसके बाद वो इलाकाओं में बढ़ गई, इलाकों में बढ़ गई। और जब चीज इलाकों में बढ़ जाती है तो वो बिगड़ जाती है, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक जबान होती है, अपना एक लहजा होता है, अपना एक तरीका होता है। तो उसी में ये प्राकृत तीसरे दौर में आते आते क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। और इसे कहते हैं हम लोग अपभ्रंश का दौर। तो तीसरी प्राकृत का दौर कहलाता है अपभ्रंश का दौर, जो हमारा टाइम पीरियड शुरू होता है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। और आपको मैं बता दूं ये बिगड़ी हुई जबान क्यों बनी इस दौर में, क्योंकि इस दौर में कौन आ गए थे, अरब आ गए थे इसी टाइम पीरियड में। कोई बच्चा बता सकता है हिंदुस्तान में अरब सबसे पहले कब आए, यानी कि किस ईयर में आए? क्योंकि जब अरब यहाँ पे आए तो उनमें अरबी भी थे और फारसी भी थे, ऊपर से यहाँ की इलाके की जबान थी। तो जब दोनों में टकराव हुआ तो दोनों क्या हो गई, दोनों ने एक दूसरे की जबान को बिगाड़ दिया। तो मुझे बताइए सबसे पहले अरब कब आए? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग मुझे बताइए। 708, 710, 712 और 714। ये ईसवी है, ठीक है। बताइए आप लोग, 708, 710, 712 या 714? बिल्कुल, शबाज शेख ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा आपका 712। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। आप लोगों ने देखा होगा ये इंडिया का मैप है। इसी तरीके से है कुछ मैप। यहाँ पर क्या है, एक पाकिस्तान है वर्तमान में, इसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है तजाकिस्तान, और उसके बाद शुरू हो जाता है समरकंद, ये हम लोग कह सकते हैं फारस। तो जब आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें थोड़ा सा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है। हमें यहाँ पे काम है साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे क्या है हमारा, श्रीलंका है, और यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और यहाँ पे है हमारा गुजरात। जो इम्पोर्टेंट है कि वो मोहम्मद बिन कासिम आया क्यों था गुजरात। तीसरे दौर की शुरुआत असल मायने में यहीं से होती है। ये है हमारा श्रीलंका, और यहाँ पर है सऊदी अरब, ऐसे मान लेते हैं सऊदी अरब, ठीक है। तो जो श्रीलंका का राजा था और जो सऊदी अरब का खलीफा था, काफी बार पूछा गया है कि सऊदी अरब का खलीफा कौन था, तो याद रख लीजिएगा अल हज्जाज, ठीक, अल हज्जाज ये खलीफा था। तो श्रीलंका का राजा था और अल हज्जाज ये क्या थे, आपस में दोस्त थे। तो जो श्रीलंका का राजा था
उसने अपने दोस्त अल हज्जाज के लिए 2 जहाज भेजे। क्या भेजे? 2 जहाज भेजे। अब पहले हवाई जहाज तो थे नहीं जो उड़ के चले जाते, वो क्या थे? पानी के जहाज से गए। यहाँ पे पानी है। कोई बता सकता है भूगोल के एतबार से या ज्योग्राफी के एतबार से ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, इसे क्या कहते हैं? क्योंकि भारत तीनों ओर से घिरा हुआ है पानी से, तो उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नीचे की तरफ ये 3 हिस्से हैं भारत के। यहाँ पे है हमारा अरब सागर, यहाँ पर है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ है हमारा हिंद महासागर। ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र है, लेकिन समुद्र का नाम है अरब सागर, लेफ्ट में, राइट में बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ है हमारा हिंद महासागर। तब मुझे बताइए ये वाला एरिया क्या कहलाया? ये वाला एरिया क्या कहलाया जाएगा? ये वाला एरिया क्या कहलाया जाएगा? तो ये वाला जो एरिया है वो कहलाया जाएगा अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। तो अरब सागर से श्रीलंका के राजा ने सामान भेजा अल हज्जाज के लिए। तो बीच में ये पड़ता है गुजरात। तो यहाँ पर एक राजा हुआ जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम हुआ? दाहिर। तो उस दाहिर ने इन जहाज को क्या कर लिया? लूट लिया, और उन्हें जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। जब ये बात सऊदी अरब के खलीफा अल हज्जाज को पता चली, तो उसने अपना सेनापति और अपना दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया? अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, सिंध के रास्ते से आया हिंदुस्तान। एग्जाम में आता है कि सिंध के रास्ते से कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहले। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? पढ़ा है आप लोगों ने? उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? कोई बच्चा बता सकता है? उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? तो आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी का कौल है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है ना? हाँ बेटा, रिप्लाई किया करें आप लोग। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप लोग उसमें इंटरैक्टिव रहें। हाँ, तो बस जैसे ही यहाँ पर पहले इलाके ही अपने जबान थी, वो पहले ही अलग अलग हिस्सों में बट गई। ऊपर से अरब आ गए, फारसी हो गई, तो वो क्या हो गई? वो एक बिगड़ गई जबान। और बिगड़ी हुई जबान को हम लोगों ने किस नाम से जाना उर्दू अदब के लिटरेचर में? वो हम लोगों ने जाना अभ्रंश। ठीक है, और अभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई जबान। बिगड़ी हुई जबान। इसका टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। क्योंकि इसी में कौन कौन से आए? इसी में आप लोग देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनवी आया, और उसके बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी। ये सारे इसी टाइम पीरियड में आए हैं, और इन्होंने यहाँ के क्या किया? हिंदुस्तान के जबान को बिगाड़ दिया, ये कह सकते हैं एक नया रूप दिया। अब अपभ्रंश को भी क्या करते हैं माहिरीन?
अलग अलग इलाकों के एतबार से बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग इलाकों से बांट देते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम है और जो सबसे मशहूर है वो है हमारा शूरसैनी अपभ्रंश। शूरसैनी अपभ्रंश इलाका भी इसका वही है जो शूरसैनी का था। शूरसैनी का इलाका कौन था? कोई बच्चा बता सकता है? शूरसैनी अपभ्रंश का कौन सा इलाका था जो मैंने आपको अभी बताया? शूरसैनी का इलाका कौन सा था? बिल्कुल मथुरा था। अब ये जो शूरसैनी अपभ्रंश थी, जब ये इलाका उस जबान से बट के एक बिगड़ी हुई जबान बनी, तो शूरसैनी अपभ्रंश में चार बोलियां पैदा हुई या चार बोलियां सामने आई, शूरसैनी अपभ्रंश। और इन चार बोलियों से ही उर्दू का ताल्लुक है बराह रास्त। और ये चार बोली कौन कौन सी हैं? पहली आती है हमारी खड़ी बोली, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी। खड़ी बोली या जिसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी। इसके बाद आते हैं राजस्थानी। ये क्या है? ये बोलियां हैं, क्योंकि उर्दू बोलियों से निकली है। खड़ी बोली हिंदुस्तानी, राजस्थानी, इसके बाद पंजाबी, और पंजाबी के बाद गुजराती। गुजराती कह लें या हम लोग इसे पहाड़ी कह लें, बात एक ही है। तो ये चार बोलियां हमारे सामने निकल के आती हैं किसकी? शूरसैनी अपभ्रंश की। याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शूरसैनी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं, तो इसकी चार बोलियां हैं। और इनमें से किसका ताल्लुक उर्दू से है? तो याद रख लीजिएगा, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली का ताल्लुक है। आप लोग जब अभी पढ़ेंगे, जब मैं उनके कोड बताऊंगा आपको, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है। अब शूरसैनी का जो इलाका था वो मथुरा था, और मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है? वो बोली जाती है ब्रज। इसीलिए मोहम्मद हुसैन आजाद ने बताया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने बताया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये बात उन्होंने किस किताब में कही है? उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये बात किस किताब में कही है? जैसे हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 1500 कबल मसीह मानी गई है, ये मसूद हुसैन खां की किताब मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में कही गई है। बिल्कुल। तो हमारी जबान ब्रज भाषा से उर्दू निकली है, ये बात मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब आब हयात में। तो ये हो गई हमारी पहली इलाकाई जबान, जिसे हम लोगों ने कहा शूरसैनी अपभ्रंश, जिसमें चार बोली आती हैं। इसके बाद आती है हमारी दूसरी इलाकाई जबान, जो बनती है हमारी मागधी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश इलाका भी वही है और जबान भी वही है, मागधी अपभ्रंश। इसके बाद तीसरी आती है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश, इनके बस नाम याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसके बाद चौथी आती है हमारी महाराष्ट्री। चौथी आती है हमारी महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। और इसके बाद पांचवी और लास्ट, जिसे हम लोगों ने माना है पिशाची अपभ्रंश। बस यही एक जबान है जो आगे जाके क्या हो जाती है? बदल जाती है या ये अपडेट हो जाती है। जो पिशाची से क्या हो जा देती है? वो हो जाती है प्राचड़। प्राचड़ आ जाए ऑप्शन में, या ऑप्शन में के आ जाए, बात एक ही है। और प्राचड़ या के अपभ्रंश। अपभ्रंश। तो ये पांच इलाकाओं की जबान थी जिन्होंने अपभ्रंश का रूप ले लिया।
हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद ये जबान अपभ्रंश के तौर पे कहलाई गई, और जब ये बिगड़ी और बिगड़ के एक नई जबान लोगों के सामने आई, और जैसे ही हिंदुस्तान पर मुसलमानों की फतह हुई, तभी से जो शुरू हो जाता है जदीद हिंद आर्याई का दौर। जदीद हिंद आर्याई का दौर, और ये शुरू हो जाता है 1000 से लेके ताहाल तक, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। और असल मायने में 1191 में या 1192 में मुसलमान क्या कर लेते हैं, दिल्ली को फतह कर लेते हैं और अपनी सत्ता या अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं हिंदुस्तान में। सबसे पहले यहीं पर जो है वो क्या होती है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की फतह होती है। आमद पहले हो गई है, ध्यान रखना, आमद हो गई है 712 में, लेकिन फतह कब होती है, 1191 में या 1192 में। क्यों होती है, आप लोगों ने एक जंग पढ़ी होगी या एक युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं तेराइन का पहला युद्ध या तेराइन की पहली जंग, ठीक। और ये होती है हमारी तेराइन की दूसरी जंग। दो जंगें हुई हैं। अब ये दोनों जंगें किस किस के बीच में हुई है, एक है हमारा मोहम्मद गोरी और दूसरा है हमारा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, और चौहान भी कौन सा, तीसरे नंबर का। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में ये हुई है तेराइन की पहली जंग और तेराइन की दूसरी जंग। जो पहली जंग हुई है उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। तेराइन की पहली जंग में मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन जब दूसरी बार लड़ाई हुई अगले साल 1192 में, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, उसमें हार गया और मोहम्मद गोरी जो है वो उसमें जीत गया। और जैसे ही मोहम्मद गोरी जीता, उसने तुरंत दिल्ली पर अपनी हुकूमत क्या कर ली, कायम कर ली। और इस तरीके से मुसलमानों का क्या हुआ, यहाँ पर हुकूमत शुरू हो गई 1192 में, जो तकरीबन 800 साल तक रहा तकरीबन। और जाके खत्म कब हुआ, वो हुआ 1857 में, जब औरंगजेब को क्या किया गया, रंगून में कैद कर लिया गया। तो ये तो हुआ तारीखी पश मंजर। लेकिन अगर हम लोग अदब के लिहाज से बात करें, जबान के लिहाज से बात करें, तो ये जो हमारा जदीद हिंद आर्याई का दौर है, जदीद हिंद आर्याई का दौर जो है, अभी तक यहाँ पर कौन थे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब के लोग थे। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को जो है वो बनाते थे या उसको संभाल के रखते थे। लेकिन यहाँ पर फिर मुसलमान आ गए। अब जब मुसलमान आ गए तो उनके कल्चर को अपनाया और यहाँ के लोगों ने उनके कल्चर को अपनाया, और एक कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। और उस कम्युनिकेशन से, या कह सकते हैं बातचीत से, लोगों ने अपने अपने इलाकाओं की जबान जो है वो एक नई बना ली, जो हमारी जदीद हिंद आर्याई में कही जाती है क्या, बोली कही जाती है। अभी तक हम लोगों ने जबान पढ़ा, अब जो जबान है वो इलाकाओं में बट के क्या हो जाती है, बोली हो जाती है। जैसे शूर सैनी अपभ्रंश क्या है, जबान है, और उसमें जो शामिल 4 हैं बोलियां हैं, ठीक है। जैसे राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और खड़ी बोली, ये क्या है, शूर सैनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जबान से बोलियां बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जदीद हिंद आर्याई दौर में हमें जबान नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें पढ़नी है बोलियां। और उन्हीं बोलियों से हमारे सामने क्या आती है, हमारे सामने आती है आपकी जबान, जो आती है उर्दू। जैसे जदीद हिंद आर्याई दौर को पढ़ने के लिए हम उसे
4 इतवार में या 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं शुमाल, इसको हम लोग कहते हैं जुनूब, इसे हम लोग कहते हैं मशरिक और इसे कहते हैं हम लोग मगरिब। ठीक है, तो ये 4 दिशाओं में या 4 डायरेक्शन में हम लोग इसे बांट के पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे जो चीजें क्या हो जाती हैं हमारी, आसान हो जाती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे, यानी कि शुमाल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आता है शुमाली हिंद की बोलियां या शुमाली हिंदुस्तान की बोलियां। ठीक है, शुमाल हिंद की या शुमाली हिंदुस्तान की बोलियां कितनी हैं? शुमाली हिंदुस्तान की बोलियां कोई बच्चा बता सकता है? शुमाली हिंद की या शुमाली हिंदुस्तान की कितनी बोलियां हैं? बिल्कुल, शबा शेख ने सही जवाब दिया है, 2 हैं, जिसमें पहली आती है हमारी लहिंदा और दूसरी आती है हमारी सिंधी। ये बोलियां हैं। अगर हम जबान की बात करें तो ये है हमारी पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी में लहिंदा और सिंधी, ये हमारी 2 बोलियां हैं। कोई बच्चा बता सकता है पंजाबी का रस्मुल खत क्या है? पंजाबी का रस्मुल खत क्या है? बिल्कुल, शबा शेख ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, रस्मुल खत है इसका गुरुमुखी। अब जो ये लहिंदा है और ये सिंधी है, इनका ताल्लुक किससे है? पंजाबी से है। इसीलिए हाफिज महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू पंजाबी से निकली है, उर्दू पंजाबी से निकली है। ये किसने कहा है? हाफिज महमूद शिरानी ने कहा है अपनी किताब पंजाब में उर्दू। ये जब हम लोग इकबाल पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गई हमारी शुमाल हिंद की, यानी कि ऊपर की। अब शुमाल के बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग? मशरिक में आ जाते हैं। मशरिक का मतलब होता है हमारा ईस्ट की साइड, और यहाँ पढ़ते हैं हम मशरिकी हिंद की या मशरिकी हिंदुस्तान की बोलियां कितनी हैं? कोई बच्चा बता सकता है? मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं? मशरिकी हिंद की 3 बोलियां हैं। मशरिकी हिंद की 3 बोलियां हैं, जिसमें पहला आता है हमारा अवधी, इसके बाद दूसरा आता है हमारा बघेली और तीसरा आता है हमारा छत्तीसगढ़ी। किसका? छत्तीसगढ़ी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, मशरिकी हिंद की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा शुमाल हो गया, हमारा मशरिक हो गया। इसके बाद आता है हमारा जुनूब, जिसे हम लोग कहते हैं जुनूबी हिंदुस्तान या जुनूबी हिंद। इसमें सिर्फ एक आती है और वो है हमारी मराठी। जुनूबी हिंद में एक आती है सिर्फ और सिर्फ, और वो होती है हमारी मराठी। और मराठी को ही क्या कहा जाता है? मराठी को कहा जाता है शायरी की जबान। याद रख लीजिएगा, शायरी के साथ साथ इसे मौसीकी की जबान भी कहा जाता है। मराठी को शायरी की जबान या मौसीकी की जबान कहा जाता है। कोई बच्चा बता सकता है द फादर ऑफ म्यूजिक या मौसीकी का बानी किस किताब को कहा जाता है? फादर ऑफ मौसीकी या मौसीकी का बानी
किस किताब को माना जाता है? बिल्कुल, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, और वो है हमारा सामवेद को माना जाता है। बुशरा कमर और सलमान मलिक, इन दोनों बच्चों ने जवाब दिया। मैं देख पा रहा हूँ ना तो मिर्जा कैफ क्लास में कोई जवाब देते हैं, ना ही रिहान यूसुफ दे रहे हैं, ना ही मलका यास्मीन, और ना ही सुमैया खातून। ले दे के सबा और एक दो बच्चा और जवाब दे रहा है। मिर्जा कैफ, मलका यास्मीन, राबिया खातून, सुमैया खातून, आप लोग क्लास में करने क्या आए हैं बेटा? आप भी जवाब दीजिए, ठीक है? क्लास में जवाब देने से ही आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो जुनूब के बाद कौन सा बस्ता है हमारा? मगरिबी हिंद बस्ता है, ठीक है। शुमाल हो गया, मशरिक हो गया, और जुनूब हो गया। जुनूब के बाद बस्ता है मगरिबी हिंद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। मगरिबी हिंदुस्तान की या मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? सबसे ज्यादा है 5। कितनी है? 5। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। अब वो कौन कौन सी है, वो हमें जो है वो करना है, वो हमें जो है वो समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं मगरिबी हिंद की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। पहली आती है हमारी ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। इसके बाद दूसरी आती है हमारी कन्नौजी। तीसरी आती है हमारी बुंदेली। इसके बाद चौथी आती है हमारी खड़ी बोली। और पांचवी आती है हमारी हरियाणवी, ठीक है। तो ये 5 बोली हैं हमारी मगरिबी हिंद की। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। अब ये जो 5 हैं, ये किसने बताई हैं? ये बताई हैं गैरीसन ने। और गैरीसन ने इन 5 जबानों को 2 इतवार में क्या किया है? तकसीम किया है। जो ऊपर की 3 है, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। कौन सी? ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इनको बांटा है ऊ के ग्रुप में, या ऊ की आवाज। जो ऊ की आवाज देती है वो होती है हमारी 3, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। और खड़ी बोली और हरियाणवी ये देती हैं आ की आवाज। आ की आवाज याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऊ की आवाज कौन देता है और आ की आवाज कौन देता है। तो खड़ी बोली या हरियाणवी आ की आवाज देते हैं, जबकि ऊ की आवाज देते हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अब ये कैसे देते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्रज के लोग हैं वो कहते हैं इधर को अय्यू, कहते हैं ना कि लल्ला इधर को अय्यू। तो अय्यू में जब आप लोग देखते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? ऊ की आवाज रहती है। खाना खइयू, कहाँ जइयू, इस तरीके से ऊ की आवाज आती है। जबकि खड़ी बोली और हरियाणवी में क्या होता है? लास्ट में आ आता है। अरे किधर को जा रहा, इधर को आजा, खाना खा ले। तो यहाँ पर बाद में आ का डंडा आता है, यानी कि अलिफ आता है हरियाणवी में और खड़ी बोली में। तो इसलिए आ की आवाज कहता है। यहाँ पर एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको हरियाणवी ना मिले, आपको मिल जाए जाटू। जाटू से मुराद होते हैं जाट, या फिर हम लोग इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है हमारा बांगड़ू। जाटू या बांगड़ू दोनों ही नाम किसके हैं? दोनों ही नाम हरियाणवी के हैं, यानी कि हरियाणा जबान के। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को?
तो ये मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। और उर्दू का ताल्लुक यहीं से है, मगरिबी हिंद से, क्योंकि उर्दू यहीं से पैदा हुई है। जैसे ब्रज भाषा हुआ, खड़ी बोली हुआ और हरियाणवी हुआ, इन्हीं के मुतालिक क्या कहे हैं, कौल कहे गए हैं बहुत सारे, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं इकवाल। ठीक, जिसमें मैंने आपको 2-3 बताए हैं। जैसे एक बताया मैंने आपको सिंध में तैयार हुआ है, एक मैंने बताया है आपको पंजाब में, एक मैंने आपको बताया ब्रज भाषा में। ठीक है, कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आजाद ने। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये बात कही है हाफिज महमूद शिरानी ने। उर्दू सिंध में तैयार हुई है, ये बात कही है सैयद सुलेमान नदवी ने। ठीक, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे मसूद हुसैन खान ने कहा है, ज्ञानचंद जैन ने कहा है, इसके अलावा डॉक्टर सुहेल बुखारी ने कहा है, इसके अलावा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नजरिए पेश किए जो एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताइए, सबसे पहले सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा में सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा में किसने नजरिया पेश किया? किसने नजरिया पेश किया? मुझे बताइए आप लोग, उर्दू में सबसे पहले नजरिया किसने पेश किया? उर्दू में सबसे पहले नजरिया किसने पेश किया, या उर्दू में सबसे पहले कौल किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। अच्छा, कब कहा, चलो इतना बता दो, फिर मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा। मोहम्मद हुसैन की किताब आप लोगों ने नाम बताया था, आबे हयात। तो आबे हयात कब लिखी गई है? आबे हयात कब लिखी गई है? 1880 में लिखी गई है। ठीक है, गुड। लेकिन इससे भी पहले ही इस बारे में बात करी है। एक दास्तान है उर्दू की सबसे मशहूर, जिसे हम लोग कहते हैं बागो बहार। तो बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है? जो उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान है वो है बागो बहार, और बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है? मीर अमन है। तो मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी? मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी, ईयर बताना है उसका। हाँ, 1801 में लिखना शुरू किया, 1802 में मुकम्मल हो गई, और 1803 में उसको शाये किया गया। ये उसका क्या है, पूरा ऑर्डर है। तो इसी किताब में सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा के बारे में नजरिया पेश किया है किसने? मीर अमन ने। ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा में जो नजरिया पेश किया वो किया है किसने? मीर अमन ने। और मीर अमन ने कौन सा नजरिया या कौन सी बात कही है? वो ये कही है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के दौर में उसे फरोग मिला। उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई और उसे शाहजहां के दौर में फरोग मिला। इसीलिए शाहजहां के दौर में उर्दू का जो नाम था वो था उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू का पहले नाम था उर्दू मुअल्ला, जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू मुअल्ला का मतलब होता है शाही जबान या फौज की जबान। तो सबसे पहले उर्दू की इब्तिदा के नजरिए में पेश किया जाने वाला नजरिया था मीर अमन का, और उन्होंने नजरिया पेश किया उर्दू की उर्दू अकबर के अहद में, या उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई और शाहजहां के दौर में उसे फरोग मिला। फरोग का मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और शाहजहां के दौर में उर्दू को बोला गया था उर्दू मुअल्ला। यहां तक थी चीजें आज की दौर में, आज की क्लास में इतनी। इसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारी इकबाल और एक आता है उनकी तसानीफ, जो हमें कल की क्लास में करनी है। आज की क्लास इतनी ही। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज क्लास इतनी ही। किसी बच्चे की क्वेरी हो तो पूछ सकता है। जदीद हिंद आरियाई में 5 जबानें हैं या 4? बेटा जदीद हिंद आरियाई जबान के ताल्लुक से नहीं, जदीद हिंद आरियाई दौर का नाम है और उसे हमने 4 दिशाओं के एतबार से पढ़ा, 4 डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ा। जो शुमाल में बोली गई वो 2 बोली गई, मशरिक में 3 बोली गई, जुनूब में 1 बोली गई और मगरिब में 5 बोली गई। तो 5 जबान जो है वो हमारी मगरिबी हिंद में आती है, ना कि जदीद हिंद में। वो पूछेगा आपसे जदीद हिंद आरियाई में का दौर कब से शुरू होता है, तो आपको बता देना है 1000 से। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा मशरिकी हिंद में कितनी है, तो आप बता देना 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा पूछे मगरिबी हिंद में कितनी है, तो मगरिबी हिंद में 5 है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। जुनूब में पूछे तो जुनूब में 1 है, महाराष्ट्री, जिसे हम लोगों ने शायरी की या मौसीकी की जबान कहते हैं। क्लियर है? चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है। आप लोगों से कल मिलते हैं सुबह 8 बजे।